नमस्कार दोस्तों, क्या सच में भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार थी? क्योंकि हाल ही में एनसीईआरटी का जो नया मॉड्यूल आया है उसमें भारत के विभाजन के लिए जिन्ना और माउंटबेटन के साथ साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार बताया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच है या फिर इतिहास को आज की राजनीति के हिसाब से मोड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस को बार बार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, मानो उसने ही विभाजन की मांग कही हो। परंतु हकीकत जान करके आप चौंक जाएंगे कि कांग्रेस ने उस समय विभाजन की कभी कोई मांग ही नहीं की थी। उल्टा उसने उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास भी किया था। असल में भारत का विभाजन किसी एक पार्टी या नेता का निर्णय नहीं था, बल्कि दशकों से पनपती आ रही औपनिवेशिक नीतियों और सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम था। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का पहला विभाजन किया था। उस समय शायद ही किसी को अंदाजा था कि यही कदम भविष्य में पाकिस्तान नामक नए देश की नींव रखी जाएगी। उस समय अंग्रेजों की नीति साफ थी कि बांटो और राज करो। इसी नीति के तहत 1909 के चुनाव में अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। 1932 का कम्युनल अवार्ड लागू हुआ और हर स्तर पर हिंदू मुस्लिम एकता को चोट पहुंचाई गई। उस समय अंग्रेजों का उद्देश्य साफ था कि भारत को कमजोर करना और लंबे समय तक शासन करना था। तो फिर सवाल उठता है कि जब कांग्रेस लगातार एकता की बात कर रही थी तो आखिरकार विभाजन क्यों हुआ? इसका उत्तर उस समय की परिस्थितियों में छिपा है, क्योंकि 1940 के दशक में सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुंच चुका था। बंगाल, बिहार और पंजाब जैसे प्रांत दंगों की आग में जल रहे थे और हर दिन हजारों निर्दोष लोगों को मारा जा रहा था। मुस्लिम लीग और जिन्ना खुले तौर पर अलग देश की मांग कर रहे थे और पीछे से अंग्रेज इस मांग के सपोर्ट में खड़े थे। ऐसे हालात में कांग्रेस के सामने सिर्फ दो ही विकल्प बचे थे, या तो विभाजन रोकने की कोशिश में पूरा देश गृह युद्ध में झोंक दिया जाए, या फिर ये दर्दनाक समझौता करके देश को आगे बढ़ाया जाए। महात्मा गांधी भी इस विभाजन के सख्त खिलाफ थे, लेकिन जब लाखों जानें दांव पर लगी थीं तब व्यावहारिक रास्ता यही माना गया कि विभाजन स्वीकार किया जाए। अब जरा सोचिए कि 1946 से 47 का भारत आज जैसा लोकतांत्रिक और स्थिर नहीं था। तब 500 से अधिक रियासतें थीं जिनकी अपनी अपनी आकांक्षाएं और सपने थे। सांप्रदायिक दंगे पूरी तरह से अनियंत्रित थे। तो सोच करके देखिए कि अगर कांग्रेस उस समय जिद पर अड़ी होती और विभाजन से इनकार करती तो क्या होता? तो शायद पूरा उपमहाद्वीप खून खराबे में डूब जाता। तब न लोकतंत्र बचता और न ही भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा हो पाता। इसीलिए कांग्रेस का निर्णय सत्ता की भूख से प्रेरित नहीं था, बल्कि देश को गृह युद्ध की आग से बचाने के लिए लिया गया एक कठिन लेकिन आवश्यक फैसला था। यह सच है कि विभाजन भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था, जिसमें लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए और समाज का ढांचा पूरी तरह से बिखर गया। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यह त्रासदी कांग्रेस की महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि अंग्रेजों की नीतियों और जिन्ना की सांप्रदायिक राजनीति का नतीजा था। यही कारण है कि आज जब एनसीईआरटी का मॉड्यूल कांग्रेस को दोषी ठहराने की कोशिश करता है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या हम सच में इतिहास से कुछ सीख रहे हैं या फिर उसे वर्तमान की राजनीति का औजार बना रहे हैं। इतिहास का मूल्यांकन हमेशा उस दौर की परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए। आज सुरक्षित माहौल में बैठकर फैसलों पर टिप्पणी करना आसान है, लेकिन उस समय नेताओं के पास क्या विकल्प थे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है। अगर कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकारा न होता तो शायद स्थिति और भी भयावह होती। इसीलिए असली सबक यही है कि भारत का विभाजन औपनिवेशिक चालों और सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम था, न कि कांग्रेस की महत्वाकांक्षाओं का। हमें अतीत को तोड़ मरोड़ कर देखने की बजाय उसे निष्पक्ष और संतुलित दृष्टि से समझना होगा, तभी इतिहास हमें सही मायने में दिशा दिखा पाएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।